नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान अनंत विजय जी, समीर चौगांवकर साहब और एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आरती टीकू सिंह जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बस पहुंचने वाली हैं और आज खबरें सियासी घमासान की बहुत सारी हैं और एक फैक्ट चेक की कहानी भी आपको बतानी है। राहुल गांधी का ओबीसी प्रेम भी आपको बताएंगे और ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाने के पीछे कितना सच है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच ये फैक्ट चेक का जो खेल चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कल कुछ बयान दिया था और उसको लेकर उन्होंने एक्स पर कुछ पोस्ट भी किया और इस पर चुनाव आयोग ने उनको जवाब देते हुए लिखा कि ये बयान मिसलीडिंग है और उसके साथ उन्होंने अपना कुछ स्पष्टीकरण दिया। मामला क्या है पूरा आपके सामने थोड़ी देर में आएगा। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और कहा था कि कई नए वोटर, हजारों नए वोटर बना दिए गए और हमारे पास 100% सबूत है। अभी तो हम केवल एक लोकसभा सीट कर्नाटक की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन का धर्म नहीं निभाया और इलेक्शन में बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के मतदाता सूची सभी पार्टियों के पास थी, लेकिन हमारे पास कोई अपील, कोई शिकायत चुनाव से पहले नहीं आई वोटर लिस्ट को लेकर के। उन्होंने कहा डीएम के पास जाने का प्रावधान है, वो ना हो तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास जाने का प्रावधान है। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता, कार्यकर्ता या उम्मीदवार ने इस वोटर लिस्ट को लेकर कभी कोई इसे चुनौती क्यों नहीं दी, जबकि उसके पास ऐसा करने का विकल्प था। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा यह था कि उनके पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की कम से कम एक सीट पर फर्जी वोटर बनाए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब के दूसरे हिस्से में यह भी बताया कि पूरे लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के हमारे पास अनियमितताओं की मात्र 10 शिकायतें आई और इन 10 शिकायतों में भी कोई भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की शिकायत नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ने, ये आपके सामने वो पोस्ट है, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए दरअसल ये बताया कि आपकी पार्टी ने हमसे आज तक इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की और कर्नाटक का इलेक्शन तो कब हुआ था, 2024 के इलेक्शन की बात है, आज 1 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक आप कहां थे और उस वक्त आपने कोई शिकायत क्यों नहीं की जब मतदाता सूची जारी हुई थी और मतदाता सूची आपके साथ शेयर भी की गई थी। यही आरोप जब राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं कि वहां पर लाखों फर्जी वोटर बना दिए गए, तब भी यही बात कही जाती है कि इतनी देर में राहुल गांधी को ये बातें क्यों याद आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क और उस पर कुछ मांग भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पोस्ट पहले राहुल गांधी का, फिर उसके ऊपर फैक्ट चेक इलेक्शन कमीशन का और फिर आज कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर लिखा कि दरअसल मिसलीडिंग राहुल गांधी का बयान नहीं, मिसलीडिंग इलेक्शन कमीशन का जवाब है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से एक्स पर शेयर किया गया। तो अब सबसे पहले बात तो यही जानने की है कि राहुल गांधी ने ऐसी क्या बात कही थी और क्या इलेक्शन कमीशन का जवाब अधूरा है या इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो उस सवाल का उत्तर ही नहीं है जो राहुल गांधी पूछ रहे थे या उस आरोप का उत्तर ही नहीं है। तो मैं आपको पहले जल्दी से राहुल गांधी की उनका वो कल का बयान मैं सुना देता हूं और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने और क्या क्या कहा, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला वो आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी का कल का आरोप चुनाव आयोग पर। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. तो ये तो थी कहानी राहुल गांधी के बयान और उनके जवाब की। हम मेहमानों से इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको बता देता हूं कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। वही हुआ जो हो रहा है पूरे हफ्ते से। आज भी संसद के दोनों सदन नहीं चल पाए। आज भी हंगामे की वजह से दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और मुद्दा था बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का। आप देख सकते हैं खड़गे साहब सारे विपक्षी सांसदों के बीच में जो मौजूद हैं और कुछ कागज फाड़ रहे हैं। ये कागज़ क्या हैं, पीछे जो है उसमें प्रियंका गांधी भी आई, उन्होंने भी कुछ कागज़ वागज़ फाड़े
और हाउस के अंदर भी यही सब हुआ। आप देख सकते हैं विपक्षी सांसद खड़े हुए हैं और वो सरकार को घेर रहे थे। निशाना इलेक्शन कमीशन है, लेकिन आरोप तो सरकार के ऊपर है कि सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए ये वोट लिस्ट में धांधली करा रही है। और संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेता शामिल थे। और बिहार में ये जो SIR की कार्रवाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ने सारे दलों के प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठक भी की और उनसे सदन को चलाने को लेकर के बात की। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी की तो वैसे ही उनको कोई वोट नहीं मिलता, लोकसभा हारे, महाराष्ट्र हारे, हरियाणा, दिल्ली हारे, अब बिहार भी हारेंगे, इसीलिए इतना हंगामा है। चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक करने और उसे गलत बताए जाने के बाद पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके चुनाव आयोग पर ही पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सफाई भ्रामक है और निराधार है। अब आप सुनिए जरा इस पर आज प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। जो क्लेम किया फेक बेसलेस एलिगेशन, they should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to those. इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही। मैं बता देता हूं आपको कितने वोटर्स पर असर पड़ेगा। ये संख्या 61 लाख तक पहुंच चुकी है। 61 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। वोटर लिस्ट डिवीजन पर जो हंगामा है, इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ बातें कही थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए ये बात कही कि क्या चुनाव आयोग को किसी के प्रभाव में आकर संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, कोई स्थायी रूप से पलायन कर गया है, किसी के 2 जगह वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, कोई विदेशी मतदाता वोटर देना चाह रहा है, क्या हम उन सबको शामिल कर लें? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मां संविधान होती है और आप क्या हमसे संविधान के विरुद्ध कोई काम करने की अपेक्षा करते हैं? तो वो पूछ रहे इलेक्शन कमीशन गलत क्या कर रहा है, ये तो हमें बताएं कोई। और उन्होंने कहा इस पर आइडियोलॉजी से ऊपर उठ करके सोचें कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान सम्मत नहीं है। इसी पर हम लोग बात करते हैं। आनंद जी, आपने सारे बयान से, प्रियंका जी ने कहा कि भाई हमको वोटर लिस्ट नहीं दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा है उसका जवाब दें। राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दिया, ऐसा आरोप भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया दिया। इनअप्रोप्रिएट जवाब था या अधूरा जवाब था इलेक्शन कमीशन का? सौरभ जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र को लोकतंत्र करने के लिए जो विरोधी दल हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, है ना, क्योंकि कल तमाम एक्स पर बहस चल रही थी और लोग तंत्र को ही शुद्ध हिंदी बताने पर उतारू थे और साबित कर रहे थे। तो खैर आज उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। लेकिन ये जो SIR लिखा हुआ फाड़ा जा रहा है ना, ये देखिए, फाड़ने की परंपरा तो कांग्रेस में बहुत पुरानी है। जब आप अध्यादेश फाड़ सकते हो तो संवैधानिक संस्था के एक स्कीम का नाम लिख के फाड़ना कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं को सवालों के घेरे में लेने का प्रयास किया जा रहा था, अब क्या हो गया, अब उससे एक कदम, जब हार की हताशा किसी पार्टी में आती है तो आप एक कदम आगे चले जाते हो और उस एक कदम आगे बढ़ने में अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेके जो कर्नाटक की जो बात कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो फैक्ट चेक कर रहा है, इतने वोटर यहां से आगे उतने वोटर, अरे भाई ये आपको चुनाव होने के 1.25 वर्ष बाद क्यों याद आ रहा है? उन्होंने कहा 65 साल 60 साल का आदमी का नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो रहा है और हजारों ऐसे नाम ऐड हुए एक सीट पर।
नहीं वो ठीक है, ऐड हुए हैं तो क्या एक ओवरनाइट हो गए या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में हुए? वहां सरकार आपकी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है और चुनाव के समय चुनाव आयोग का प्रतिनिधि हो जाता है। तो अगर ये सतत प्रक्रिया वहां चल रही है तो उनको बहुत दिन पहले इस बात का पता इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट पता होती है ना सबको, सबके पास होता है। और आप बिहार को लेके, मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूं कि जो बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें सारे दलों के BLO के साथ सारे दलों के प्रतिनिधि भी हैं सौरभ जी। ये एक माहौल बेवजह बनाया जा रहा है और इतना बड़ा अगर रिवीजन होगा किसी चीज का तो कहीं ना कहीं 2-4 गलतियां होंगी, कुछ लापरवाह किस्म के कर्मचारी होंगे, उन लापरवाहियों को पकड़कर उसी के लिए तो वो हो भी रहा है, ऐसी बातें सामने वीडियो में भी आती हैं। इलेक्शन कमीशन इसीलिए तो 60 दिन का समय रखता है कि आप इस बीच आके अपनी आपत्ति। मैं बिहार के SIR की बात में पहले सवाल इतना था, राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर जो सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने चुनाव से पहले कोई आपत्ति क्यों नहीं की? बिल्कुल, पूरे लोकसभा इलेक्शन पर 10 ऑब्जेक्शन आए हमारे पास, उसमें कांग्रेस का एक भी नहीं था। ये जवाब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश कुमार जी ने, और इतना ही नहीं, ज्ञानेश कुमार जी ने बाकी चीजों पर भी कहा कि आप जब बिहार पर बात करेंगे तो करेंगे राहुल जी का। अब ये बताओ, नेता विपक्षी दल के बयान का फैक्ट चेक करना पड़ रहा है एक संवैधानिक संस्था को। माहौल ऐसा बना दिया गया है संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई बहन कहती है कि ये इसका नाम बदल के इलेक्शन BJP कमीशन कर देना चाहिए, भाई कुछ कहता है, अध्यक्ष कुछ कहते हैं, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। कल तो राहुल गांधी के बयान में उसे चेतावनी कही है या धमकी वो था, उन्होंने कहा वी विल कम आफ्टर यू, इलेक्शन कमीशन को बोला उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले दिनों से राहुल गांधी के बयानों में एक खास किस्म की आक्रामकता दिखाई देती है। वो हर चीज को, आप याद करिए, टी-शर्ट पहनने के पहले जैसे वो कुर्ते की बांह चढ़ाया करते थे, याद है आपको? जब वो एग्रेशन अब उनकी वाणी में दिखने लगा है। इसलिए नेता विपक्षी दल होने के बावजूद वो एक संवैधानिक संस्था को इस तरह से कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो तुमको देख लेंगे, ये उचित नहीं है मुझे लगता है। अब जरा SIR का जो बिहार का प्रक्रिया है, क्योंकि मुद्दा इस वक्त ताजा मुद्दा तो वही है। अच्छा, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहुल जी देर से क्यों जागे, कर्नाटक की बात हो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, इतने महीनों के बाद इतनी बातें कहना। बिहार में जो हो रहा है उस पर मैं आपको आज का अपडेट देता हूं। बिहार विधानसभा में आज भी खूब हंगामा हुआ। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है और आज भी विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर खूब दोनों तरफ से तीर चले। RJD समेत सारे विपक्षी दलों के विधायक कल की तरह आज भी काले कपड़े पहनकर आए। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहा है। तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं हम तो इलेक्शन बॉयकॉट करने के बारे में भी विचार करेंगे। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच NDA के विधायक आज हेलमेट पहन कर आए थे। वो काले कपड़े पहन के आए, हेलमेट पहन के आए, क्योंकि इनका कहना यह था कि RJD के लोग बड़े आक्रामक हैं, ये हम पर ईंट पत्थर भी मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं। उससे बचने के लिए हम अब सब लोग अपनी सुरक्षा में हेलमेट पहनकर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के काले कपड़े देखे और वो आग बबूला हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ उल्टे पुल्टे काम ही करना है, यही काम रह गया विपक्ष का। जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है
कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। क्या वजह है हेलमेट पहन कर? राजद के जो गुंडा लोग हैं, कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। ये बताइए कि क्या ऐसी स्थिति आज भी लग रहा है विधानसभा के अंदर हुई कि विधायक को हेलमेट पहन के आना पड़े? कल जिस तरह का स्थिति था, आज भी उसी तरह का स्थिति का माहौल बनाया हुआ है। मुझे डर लगा, इसलिए आज हेलमेट पहन के आया हूँ। अंदर भी हेलमेट पहन के ही जाऊंगा। तो आजकल बिहार में जो ना हो जाए कम है। कल विधानसभा में जो हंगामा हुआ, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने आज सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उनके बोलने से विपक्ष घबरा जाता है, मतलब सत्ता पक्ष घबरा जाता है। जब वो बोलते हैं तो सरकार के आधा दर्जन मंत्री खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली कल जब तेजस्वी बोल रहे थे तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव का नाम लेते हुए उन पर बड़ा हमला बोला था और कहा था जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा, और इस पर खूब हंगामा जो है वो कल हो गया था। इसका जवाब उन्होंने आज दिया। इसके अलावा आज और बहुत कुछ हुआ है। राबड़ी देवी ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। राबड़ी देवी ने जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर तेजस्वी पर हमला करने की साजिश बना रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव पर अटैक करना चाहती हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, उनको 4 बार मारने की कोशिश हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी और जेडीयू वालों को नाली का कीड़ा कहा। इसके बाद बीजेपी के नेता श्रवण कुमार ने राबड़ी देवी को जवाब दिया। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है, हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। इस तरह के बात अगर बोलते हैं तो उसकी जांच करानी चाहिए, उनको जांच की मांग करना चाहिए। कौन मार रहा है, अगर उनको मालूम है तो खुलासा करना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए और जनता का उनको लेने इसका जनता का जो है आशीर्वाद लेने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है, कहीं से न्याय संगत नहीं है और कानून के हिसाब से कहीं सही है। वो तो कह रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर साजिश कौन करेगा दूसरा? नहीं, तो उनको खुलासा करना चाहिए। जब इतनी बात उनको मालूम है तो खुलासा करना चाहिए कि कौन लोग इस तरह के कृत्य में लगे हुए हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि नाली का कीड़ा है। अब बताइए ना, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विपक्ष सत्ता पक्ष नाली का कीड़ा है, तो नाली को कीड़ा को बिहार की जनता ने 20 साल शासन करने का मौका। अब तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर भी मुद्दा नहीं रह गया। अब तो मुद्दा ये हो गया कि कौन किसको कौन सी गाली देगा। आपने देखा, पहले कोई कहता है कि किसी के बाप का सदन नहीं है, किसी तुम्हारा बाप अपराधी था चुप रहो, वो कहते हैं हम बोलेंगे तो गीला हो जाएगा। नाली का कीड़ा भी आ गया, हाथ मारने की साजिश का आरोप लगा दिया कि जान को खतरा है। देखिए सरोज जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार विधानसभा का ये आखिरी सत्र था, अब तो चुनाव में बिहार जाने वाला है। जिस सरकार ने 5 साल काम किया, जिस विपक्ष ने 5 साल वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाई है, आखिरी सत्र में बहुत सार्थक चर्चा होती। सरकार अपने काम को लेकर चर्चा करती, विपक्ष सरकार की नाकामियों को सदन में चर्चा के माध्यम से उठाता, और मुझे लगता है सार्थक चर्चा बिहार की जनता को और देश की जनता को देखने को मिलती। लेकिन जो सड़क और जो चुनावी रैली में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे पर, वो संसद के अंदर इस्तेमाल देखने को मिल रहे हैं। संसद की पूरी गरिमा को तार-तार करने का काम सत्ता पर विपक्ष दोनों मिलकर बिहार के अंदर किया है। मुझे लग रहा है बहुत दोनों जिम्मेदार हैं आपके साथ। बिल्कुल दोनों जिम्मेदार है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने जिस तरह के बयान दिए या शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत एक स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अब एसआईआर की बात पर इतना बिहार विधानसभा में इतना हंगामा हो रहा है,
क्या बिहार सरकार ने एसआईआर का निर्णय लिया था कि एसआईआर करवाने जाएंगे? ये क्या बिहार सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है? ये तो चुनाव आयोग ने तय किया था ना कि एसआईआर करवाएंगे। अगर आपको एसआईआर पे आपत्ति है तो कांग्रेस के नेता और आरजेडी के जो सांसद है वो लोकसभा में इसका मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार तो देखिए चुनाव आयोग पर तो है, लेकिन पीछे तो बीजेपी बता रहे हैं ना, उनके हिसाब से तो बीजेपी सरकार ही करा रही है। ऐसा क्यों आप मान के चलते हो? चुनाव आयोग जो काम करने जा रहा है उसके पीछे बीजेपी की मंशा है क्या? बीजेपी चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है? राहुल गांधी लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे और राहुल गांधी को संसदीय जीवन में 20 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया है। आज विपक्ष के नेता है, वो शेडो प्राइम मिनिस्टर है, अपने आप को प्रधानमंत्री, भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। वो लगातार आप संसदीय संस्था को, जो संवैधानिक संस्था है, उन पर आप इतना हमला करते हो कि जैसे वो संस्था किसी पार्टी की बंधक बन गई है। आप देश के अंदर पार्लियामेंट में बोलते हो, आप चुनाव की रैलियों में बोलते हो, आप पत्रकार वार्ता में संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न खड़ा कर देते हो। आप जब विदेश जाते हो तो आप वहां कह देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। मुझे लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री के अगर आप तो भविष्य के रूप में देख रहे हो तो राहुल गांधी को उतनी गंभीरता का परिचय देना चाहिए। आपको किसी चीज की शिकायत है, आप लेटर लिखिए चुनाव आयोग को, आप चुनाव आयोग से मिलने जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, 28 तारीख को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर अपना जजमेंट देने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप राशन कार्ड और आधार को इंक्लूड कीजिए, चुनाव आयोग ने इसके लिए मना किया है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद अपनी बात रखिए। अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को अनुमति दे देता है और कहता है कि चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से किया है, तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी चोरी कर लिया है? एसआईआर तो खत्म, एसआईआर की भी तो आज आखिरी तिथि है, आज और कल। इसके बाद तो 1 तारीख को ड्राफ्ट ही आएगा। बहजा, आप तो डेटा के आदमी हैं, आप ये इस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी सर। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई गड़बड़ी क्या अभी तक देखने को मिली है? देखिए, बड़ी गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट अगर बोलूं तो, बिकॉज काफी सारी बातें की गई हैं जो कि बिल्कुल सही हैं कि कहीं ना कहीं ये रोल जो है ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इसके पीछे किसका हाथ है वो तो एलिगेशन है, उसको क्या हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन मेन चीज ये है, सौरभ जी, एक पिक्चर आई थी टू सर्व विद लव, आपने शायद देखी भी हो, बहुत ही प्यारी पिक्चर थी। अब जो पिक्चर बन रही है वो है टू सर्व विदाउट लव। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो टू सर्व विदाउट लव वाली बात सब जगह चल रही है। इसमें मेरा एक टीएन सेशन साहब होते थे 1995-96 में, मुझे प्रिविलेज मिला था कि मैं उनका प्रोग्राम को लुक आफ्टर करूं ढाका के अंदर। तो उनका जो एक ऑरा था, उन्होंने इतने बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, अगर आपको याद हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनसे डरती थी। उसके बाद तो 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए ताकि एक के पास पावर ना कॉन्सेंट्रेट रहे। आज कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो ऑरा कम हो गया। ये मेरा अपना परसेप्शन है, जिस हिसाब से उनको देखा जाता है। मैं आपको टोकूंगा नहीं बीच में, लेकिन पॉइंट है, आप बोलिए। जी, दूसरी चीज है कि अगर आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है तो क्या कुछ समय पहले, जो कि काफी शॉर्ट लग रहा था शुरू में हमको भी, कि अगर 8 करोड़ के करीब हैं तो उनका कैसे आप चेक कर पाएंगे 1 महीना या 25 दिन के अंदर, और अब 61 लाख वोटर्स जो है कहीं ना कहीं उनका नाम हट जाएगा, जिसमें से 31.5 लाख जो है वो कहते हैं परमानेंटली शिफ्टेड हैं। तो ये जो 31.5 लाख परमानेंटली शिफ्टेड हैं, इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं बाद में, क्योंकि जो पलायन कर चुके हैं उसका नंबर 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, जो कि कहीं भी किसी ने एक्यूरेटली अभी तक आंका नहीं है, कहीं मुझे वो फिगर्स नहीं मिले हैं। तो इसके ऊपर भी आगे जाके प्रश्न आ सकता है। चौथी बात जो इसके अंदर आती है कि शुरू में ये कहा गया था कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो हमारे देश से ही ना हो, जैसे कि बांग्लादेशी, नेपालीज, म्यांमारीज। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं बताया कि कितने बांग्लादेशी, म्यांमारीज या फिर नेपालीज को उन्होंने इसमें से निकाला है। ये अब एक बार भी इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज है कि इसी वोटर लिस्ट से, इलेक्टर लिस्ट से पिछले साल पार्लियामेंट्री एग्जाम्स, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हुए थे, तो क्या उन पर भी प्रश्न नहीं उठ जाता इसके बाद? और आखिरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूं इसके अंदर वो ये है कि इस बार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वोटर पे शिफ्ट हो गई है, इलेक्टर पे शिफ्ट हो गई है। उसे प्रूव करना है कि मैं वोटर हूं, आप मुझे लेके आइए। तो क्या ये सही है इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर? अब वोट लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव लगातार चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 3 बार वो ये बात कह चुके हैं। पहली बार बोली तो लगा था कि शायद चले बात में निकल गई होगी बात, लेकिन अब ये उस पर कायम है। बीजेपी इस बात को लेकर के भी हमलावर है।
बीजेपी के मंत्री हैं नीरज बबलू, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दरअसल चुनाव से डर रहे हैं और अब वो कोई फर्जी वोट के जरिए विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी यादव को आशंका है कि हम आने वाले दिन में हमारा सफाया हो जाएगा, हमारा वोट नहीं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। हम जो फर्जी वोट के सहारे विधानसभा पहुंच गए थे वो अब नहीं होने वाला है। बेचैनी उस बात का है, हंगामा का कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। ये फर्जी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं। जो कानूनन काम है, जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, ये हर एक समय होता है। जब जब चुनाव होता है किया जाता है। बहुत सारे लोगों का निधन होता है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने चुनाव बॉयकॉट की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने सहयोगियों से इस पर बात करेंगे, बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन तो कम से कम इस पर आ गया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की बात का जवाब देते हुए लिखा कि तेजस्वी जी, चुनाव का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है जगह जगह जन आंदोलन करें ताकि हमें इस मुद्दे पर जनता का साथ मिल सके। अब दिग्विजय सिंह की कितनी चलती है कांग्रेस में, या उनके बयान को कांग्रेस का कितना आधिकारिक बयान माना जाए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर तो हैं। तो उनकी बात से तो ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर अभी कम से कम बॉयकॉट जैसी बात पर तेजस्वी के साथ खड़े होने की स्थिति तो नहीं आई है। लेकिन एसआईआर को लेकर सब कुछ दूसरे खेमे में ठीक हो ऐसा भी नहीं है। जेडीयू के, हमने कल भी आपको बताया था, जेडीयू के ही कुछ सांसद हैं जिन्होंने इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। एक ने तो कहा मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, अब वो आकर के वहां से क्या अपना वोट बनवाएगा, और वो भी इतने कम समय में, ये कैसे मुमकिन है? तो उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। और रही बात ये चुनाव बॉयकॉट की, तो अब आरती जी आ गई प्रोग्राम में। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको लगता है कोई पार्टी बॉयकॉट भी करेगी इस बार? देखिए, राजनीति में और खासकर बिहार, जहाँ पे ट्रेडिशन रहा है लोकतंत्र का, जहाँ पे ट्रेडिशन रहा है हाई लेवल की पॉलिटिक्स का, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बॉयकॉट करेगा। धमकियाँ देना ठीक है, लोकतंत्र में ये भी अधिकार है कि अपना प्रोटेस्ट बायकॉट की कॉल से हो सकता है, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव ऐसा मौका नहीं गंवाएंगे जहां पे ये हो सकता है कि वही सबसे बड़े लीडर उभर के आए। मुझे नहीं लगता है बायकॉट की कॉल इतनी सीरियस है, लेकिन आज की डेट में जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में जो फॉल्ट लाइंस है और जिस तरह का हमारे सिस्टम में कई सारी खामियां हैं जी, वो नजर आ रही है इस वक्त बिहार को लेकर। इनफैक्ट ये सारा इशू, वोटर लिस्ट वाला सारा इशू, और हम पहले भी इस पर डिबेट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स जो है इस मुद्दे को सीरियसली ले, क्योंकि ये सारे इश्यूज बाकी स्टेट्स में भी उभर के आ सकते हैं। और जहां तक मैंने कहा कि बायकॉट, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी सीरियसली नहीं। आपको लेकिन इस जो कार्रवाई हो रही है वोटर लिस्ट रिवीजन की, इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? क्योंकि सारा हंगामा उसी के नाम पे है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा कहा है कि
आधार वाला जो इशू है, और रिवीजन में कोई इशू नहीं है, रिवीजन तो होता ही है और होना ही चाहिए, लेकिन ये जो एडिशनल कंडीशनैलिटीज लगाई है इस बार, वो मुझे लगता है आपत्तिजनक है और उस पे इशू हो सकता है और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आनंद जी, ये बॉयकॉट वाली कॉल और दिग्विजय सिंह की बात को आप कुछ गंभीरता से ले रहे हैं क्या? सर, दिग्विजय जी पर मुझे एक कहना है, पर बायकॉट वाली जो कहानी है वो शुरू होती है, वो तेजस्वी जी का स्वतः दिया गया बयान नहीं है, वो एक क्वेश्चन के जवाब में दिया बयान है। अगर आप याद, पहला वाला जो है, वो एक न्यूज एजेंसी INS है, उसके रिपोर्टर ने पूछा तेजस्वी से, तब तेजस्वी ने उस पर बयान दिया। फिर अगले दिन उन्होंने थोड़ी सी लिपापोती की उसको कि मैं सहयोगियों से बात करूंगा और सहयोगी अगर चाहेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अब वो फिर इस पे आ गए। रही बात दिग्विजय, और इसको गंभीरता से मत लीजिएगा, बायकॉट नहीं करेंगे, ये लालू यादव के सुपुत्र हैं, इनको राजनीति आती है और ये खूब जम के राजनीति करेंगे इस पे बायकॉट की बात के। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो एक बात कही है ना, बहुत दिलचस्प है, उसके पीछे एकदम खालिश राजनीति है। दिग्विजय बहुत महीन राजनेता है, उन्होंने तेजस्वी यादव से जन आंदोलन करने की अपील कर दी है। कभी देखा है तेजस्वी यादव को जन आंदोलन करते हुए? कभी देखा है तेजस्वी यादव जी को सड़क पे जाते हुए? कभी देखा है तेजस्वी यादव जी को किसी जुलूस और धरने का में बैठे हुए, लाठी खाते हुए, गोल मतलब जहां वाटर कैनन हो रहा है वहां कभी? अरे कैसी बात। लेकिन दिग्विजय जी को लगता है कि उनकी पार्टी का कन्हैया जो है उसकी छवि तो ऐसी ही है, पप्पू यादव अगर जाएगा तो वो तो सड़क पे जाएगा, इसलिए चलो तेजस्वी को थोड़ा उकसाओ कि चलो आप जन आंदोलन के लिए जाओ। दिग्विजय सिंह बहुत सोच समझकर उन्होंने ये बयान दिया है और ये एक सहयोगी का बयान नहीं है, बल्कि एक घुटे हुए शातिर राजनेता का बयान है, जो जानता है कि तेजस्वी से जन आंदोलन नहीं होगा, उसको हल्का सा प्रोवोक कर दो। अच्छा, जाति की बात हो रही है क्योंकि इसमें ऑपोजिशन ने यह कहा ना कि पिछड़े, दलित, इन सब के, अति पिछड़ों के वोट कटेंगे, तो राहुल गांधी की पार्टी में भी जाति की खूब बात हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने कल एक भाषण में, एक प्रोग्राम में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी की राजनीति करने में विफल रही, मतलब ओबीसी समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने में वो विफल रही, और हमने ये स्पेस बीजेपी को दे दिया। हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, इनकी राजनीति तो हमने कर ली, लेकिन ओबीसी को भूल गए। ये बात वो एक बार वैसे पहले भी कह चुके। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कमजोर रही है। दरअसल पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों और तेलंगाना की लीडरशिप को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही और उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ते हुए अब सारे समुदायों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये मौका था तेलंगाना की सरकार ने जो सर्वे कराया है, सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो कराया है उसका, और उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है और उनको लगता है कि ये तेलंगाना ने एक मॉडल पेश किया है। और चूंकि भारत सरकार अब देशव्यापी कास्ट सेंसस की बात कह चुकी है, तो फिर उनको इस तेलंगाना के मॉडल के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। इस तेलंगाना के मॉडल में क्या बातें निकल के आई, इसमें यह पता लगा उनके सर्वे के मुताबिक कि तेलंगाना में ओबीसी समाज की जो भागीदारी है वो 56% से भी ज्यादा है। इसके बाद वहां की सरकार ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने बिल पास किए 2, जिसके मुताबिक उन्होंने 42% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। लेकिन जब तक इस पर राष्ट्रपति सहमत ना हो, दस्तखत ना कर दें, ये लागू नहीं हो सकता। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा क्योंकि हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन की कैप है, तो वो ये भी चाहते हैं कि सरकार इसको, शायद 6 शेड्यूल होता है ना सर, हाँ, 6 उसमें डालें ताकि इसको एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हो जाए। तो वो ये सारी बातें उस मौके पर कह रहे थे, लेकिन ओबीसी अभी भी उनका लक्ष्य है, ये बात उन्होंने फिर क्लियर कर दी। दलित, आदिवासी, women's issues, the Congress party was on track. And I'm talking about the last 10-15 years. But I do feel that when it came to OBC issues, the Congress party's understanding of OBC issues, the understanding of the challenges they were facing, and the type of actions that the Congress party should have and could have taken, we fell short. This is what I think. We opened the space for the BJP because we were not responsive to the aspirations, to the desires of the OBC people. That's what I feel.
अच्छा, दो बातें इस भाषण में उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि 50-60 के दशक में आपसे कोई पूछता कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप कहते तेल, क्योंकि उस वक्त दुनिया के कई देशों में तेल जो है वो निकला था तो उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस वक्त। आज के जमाने में सबसे कीमती चीज क्या है? राहुल गांधी ने कहा सबसे कीमती होता है डेटा, और वो डेटा हमारे पास है, मतलब तेलंगाना की सरकार के पास तो वो डेटा आ चुका है। वैसे तो वो डेटा छत्तीसगढ़ के पास भी था जब वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार थी, वो कर्नाटक के पास भी था, लेकिन वो ब्लैक ही रह गया क्योंकि सामने नहीं आया, गोल्ड कभी नहीं साबित हो पाया वो। उन्होंने सरकार जो कास्ट सेंसस की बात कह रही है उस पर यह कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि सरकार इसमें भी गड़बड़ी करेगी, क्योंकि असली डेटा आएगा तो इनकी हिंदुत्व की राजनीति बंद हो जाएगी अगर कास्ट सेंसस का असल डेटा सामने आ गया तो, क्योंकि फिर तो इनसे अगड़े भी पूछेंगे कि तुमने हमको क्या दिया आज तक। समीर जी, देखिए, राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते रहे और उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को बहुत प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर नहीं मिला। अगर राहुल गांधी इतने गंभीर थे ओबीसी को लेके तो विपक्ष का नेता किसी ओबीसी को बना देते, वो खुद नहीं बनते। वो कहते भाई मैं पार्टी की तरफ से मैं ओबीसी को बना रहा हूँ। वो इतने गंभीर थे तो वो हिमाचल में किसी ओबीसी को बना देते। वो इतने गंभीर थे तो राजस्थान में सोनिया जी की जगह कहते कि नहीं माता जी आप मत जाइए, किसी ओबीसी को हम राज्यसभा भेजेंगे। वो ओबीसी के लिए इतने गंभीर होते तो वायनाड से किसी ओबीसी को प्रियंका की जगह कहते हैं कि भाई मैं सांसद बनाकर भेज रहा हूँ। वो ओबीसी के प्रति इतने गंभीर होते तो केसी वेणुगोपाल की जगह संगठन महामंत्री किसी ओबीसी को बना देते कि भाई मैं पार्टी के एक बड़ा पोस्ट ओबीसी को दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ओबीसी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन जहां पद देने की बात आती है पार्टी के अंदर तो पहले वो अपने परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं कि उन्हें पद पर बिठाना है। राहुल गांधी को क्या कम मौका मिला था 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक जब सरकार थी, वो कितने ओबीसी को बिठा सकते थे? वो मनमोहन सिंह की जगह किसी ओबीसी को बिठा देते दूसरी बार के सरकार के अंदर। कैसे बिठा देते? फिर वो हटता नहीं तो आप ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं ना कि भाई ओबीसी को हमने दिया नहीं, तो आपके पास तमाम मौके रहे। कब राहुल गांधी ने अपने अधिकारों में दिया? इसके पहले राहुल गांधी कितनी सरकारें रही है, प्रदेश के अंदर आपकी सरकारें रही है, क्या प्रदेश सरकारों ने ऐसा कौन सा काम किया जो ओबीसी के फेवर में जाना जाएगा कि ये ऐतिहासिक सरकार ने काम किया ओबीसी के लिए? तो राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के अंदर जहां उनकी राज्य सरकार है वहां ओबीसी के लिए जैसे कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, वो राहुल गांधी ने कभी नहीं किया, कभी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता है। इसका जवाब दे दो, इसी बात पे आ रहा था मैं। अच्छा कि आपने ये बात कह दी, क्योंकि मैं रेवंत रेड्डी की बात सुना रहा हूं आपको, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा राहुल गांधी से बड़ा दिल का रिश्ता है और उनकी कही बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, और ये सर्वे मैं करी इसलिए पाया क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी की प्रेरणा थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे किया तो मुझे सोनिया गांधी ने हाथ से लिख के चिट्ठी दी, ये मेरे लिए किसी नोबेल पुरस्कार, किसी ऑस्कर अवार्ड से भी बड़ी चीज है। और आपकी बात का जवाब जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, वो लीगली कन्वर्टेड ओबीसी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस जाति से आते हैं वो गुजरात में ओबीसी लिस्ट में थी ही नहीं। वो जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने उस जाति को ओबीसी लिस्ट में डलवाया। तो ये कहना कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ये फैक्चुअली बात गलत है। ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। लोग मुझे बोलते रहते भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गए। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट। वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का नहीं हूं, बात ठीक है, लेकिन अब राहुल जी से मेरी आत्मा मिल गई तो इससे बड़ा मिलन क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है कि उनकी आत्माएं मिली हुई है, पर हाँ कहीं ना कहीं खुद, अच्छा ये खुद वैसे तो फॉरवर्ड कास्ट से है ना रेड्डी साहब, रेड्डी कम्युनिटी के। एक बात ध्यान दिया आपने, रेड्डी साहब हिंदी बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो मोदी जी को बड़ा भाई भी बता चुके हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अभी हिंदी के खिलाफ वातावरण बना है उसमें दक्षिण के एक व्यक्ति हाँ हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि राहुल गांधी जी ने ही पूछा था कौन जात के हो, तो यहाँ तो अब जिस तरह की जाति की वो कर रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स, और रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है लीगली उन्होंने अडॉप्ट की हुई है ओबीसी। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो पूरी कंट्री में जितने भी ओबीसीज हैं सब लीगली अडॉप्टेड ओबीसीज है, क्योंकि
1947 से पहले, जब 1950 से पहले, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ओबीसी की कैटेगरी जो है या हमारा जो संविधान जब तक नहीं था, वो कैटेगरी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ओबीसी किसी कारणवश जो है वो कैटेगरी मिली, वो कास्ट रिकग्निशन हुई, वो अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो रिकग्नाइज हुए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल लेवल पे कई सारी जातियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन रहा या जो जिस तरह से बाकी समाज जो है उनकी तरफ देखता था, उसकी वजह से कई सारी कास्ट और कम्युनिटीज़ को ओबीसी स्टेटस मिला। ये अलग बात है कि कई सारी कम्युनिटीज़ काफ़ी समय लगा उनको कि वो उस लिस्ट में आए, ओबीसी वाली लिस्ट में आए, लेकिन ये हम नकार नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर जिस कास्ट से आते हैं या कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। तो ये रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट जो है, ये अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थैंक यू भी कर रहे हैं कि तेलंगाना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और उनको ये मौका नहीं मिलता राज करने का अगर कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी ने नहीं बनाया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कास्ट की राजनीति है और जो राहुल गांधी ने कहा है कि जो सेंसस आएगा कास्ट का, उसके बाद हिंदुत्ववादी कास्ट वो रहेगा नहीं, राजनीति नहीं रहेगी। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होगा क्योंकि पिछले 75 इयर्स में जितनी भी लोअर कास्ट या जितनी भी ओबीसीज, जो भी कास्ट के लिए प्रिविलेजेस थे या राइट्स जो अधिकार दिए गए हैं, बहुत ही बड़े एक्सटेंट तक वो सुविधाएं मिली है, वो अधिकार मिले हैं। तो धीरे धीरे जो हमने डिस्क्रिमिनेशन हजारों साल की थी या कई बरसों की थी वो खत्म हुई है। तो उस मामले में मैं कहूंगी शायद राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने डेटा की बात यहां भी की और कहा कि ये हमें एक एक्चुअल में मतलब जन सेवा करने वाली सरकार चलाने का मौका देगा, क्योंकि आज मेरे पास डेटा है, मुझे पता है कि समाज की क्या हालत है। देखिए, डेटा की आपने बात की तो थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं। ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है वो 36% है बिहार के अंदर, और जो ओबीसी है वो 27% है। नाम मैं नहीं लूंगा, आप सबको पता है जो ओबीसीज में आते हैं, यादव, कुशवाहा, कुर्मी और बनिया कम्युनिटी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो कि एज अ आउटसाइडर जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको एक चीज मुझे दिखती है, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी हम ओबीसी ईबीसी की बातें कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि हमने भी रिजर्वेशंस दिए, पर रिजर्वेशन से हमने देखा कि वो फायदा क्या हुआ है, किसको हुआ है, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। और हमने कभी भी ये फोकस नहीं किया कि ये वाली कम्युनिटीज में एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जो छोड़ देते हैं, जो ड्रॉप आउट होते हैं, उनको हम कैसे रिटेन करें। ब्रेकफास्ट स्कीम जो शुरू की गई थी एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का मैंने विजन नहीं देखा जो कि एजुकेशन, एक सिर्फ बात करते हैं तो आपके जो अभी न्यू एंट्रेंट है वो बात करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर, लेकिन बात में वो ये भी नहीं विजन में बताते कि कैसे ड्रॉप आउट को रोका जाएगा, कैसे हम इनको एजुकेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, आप कितना भी उनको रिजर्वेशन देते रहें। ठीक है अनंत जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि ये सर्वे ठीक से करा ले मोदी जी तो हिंदुत्व की राजनीति का डब्बा बंद होगा। राहुल जी तो राहुल जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कैसे बंद होगा? मतलब जैसे अभी सर बता रहे थे कि शिक्षा का कोई विजन नहीं। अरे अगर मान लीजिए ओबीसी है तो क्या हिंदुत्व सिर्फ कुछ लोगों का? ओबीसी हिंदू नहीं करेंगे, यही मान रहे ना वो। तमाम जो ओबीसी लीडर्स बीजेपी के हैं या जिनकी आस्था संघ के कार्य में है या जिनकी आस्था भारत और भारतीयता में है, मैं नहीं कहता हूं, तो हिंदुत्व की राजनीति कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग ही करते हैं। हिंदुत्व तो एक ऐसी चीज है जिसको लगभग मुझे लगता है कि हिंदुत्व और भारतीयता को एक करके देखा जाना चाहिए और उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों एक ऐसे ट्यूटेज में है जो उनको वामपंथ का पूरा चीज पढ़ाता है। कल उनका या आज सुबह उनका एक्स पर एक पोस्ट देखिए, शिक्षा को मनुवाद से जोड़ने, मतलब मनुवाद ऐसा मंत्र हो गया उनके लिए
कि एक ट्वीट में 2 बार मनुवाद नहीं, अच्छा नहीं, वो मैंने पढ़ा, लेकिन जो उसमें डेटा दिया है उन्होंने, उससे आप असहमत है क्या? नहीं, कि कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है नहीं, ओबीसी की? ये तो सरकार बताएगी, मेरे पास तो डाटा है नहीं। ये डाटा कंपाइल होके क्या ऐसा कुछ उपलब्ध है ये मुझे मालूम नहीं है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा और फिर कभी अगर आप कुर्सी में बुलाएंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन इस अगर खाली है भी तो एनएफएस को प्रश्नांकित करना और उसके बाद ये कहना कि ये मनुवाद की वजह से हो रहा है, ये तो एक अलग बात है ना। मनुवाद कहते ही आप क्या कहते हो? तो क्योंकि ये भाषा जो है ना, ये भाषा कन्हैया की भाषा है, ये राहुल जी की भाषा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कन्हैया ट्यूटर है उनके? ऑब्वियसली ये दिख रहा है, ये सर दिख रहा है। उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं या उनके ये जेएनयू की भाषा है सर, ये इंशाअल्लाह करने वालों की भाषा है। आप देख लो, इसमें कोई किसी को कोई ये ही नहीं है। क्या सर? हाँ, एक खबर कुछ बताए। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है लोकसभा के अंदर कि 80% प्रोफेसर पोस्ट ऑफ ओबीसी वैकेंट है देश के अंदर, मतलब, और 80% ऑफ एसटीज, 80% ओबीसी, yes, 80% प्रोफेसर पोस्ट फॉर ओबीसीज एंड 83% फॉर एसटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर वैकेंट, सेज गवर्नमेंट। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं ये होता है नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है ऐसा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये डेटा पार्लियामेंट में भी दिया गया? हाँ, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में दिया ये। ठीक है, न्यूज़पेपर की खबर है कि पार्लियामेंट में सरकार ने कहा कि इतनी पोस्ट खाली है। तो राहुल गांधी जहां लेके जा रहे हैं राजनीति को, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर वो लगातार ओबीसी का जिक्र करेंगे, निश्चित रूप से ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है देश की राजनीति में, और जब ओबीसी को जातिगत जनगणना का जिक्र राहुल गांधी बार बार क्यों कर रहे हैं? अब केंद्र सरकार तैयार हुई है जातिगत जनगणना करवाने के लिए। राहुल गांधी जानते हैं कि जातिगत जनगणना के बाद जब लोगों को पता पड़ेगा कि किसकी जाति कितनी है, जिससे जाति कम होगी, अभी जिसकी जाति ज्यादा मान के चला जा रहा है उनका प्रतिशत तो ज्यादा मिल रहा है, जाति जनगणना के बाद हो सकता है उनकी जाति की संख्या कम निकले। कई ऐसी जाति निकलेगी जिनकी जनसंख्या मानी जा रही है कि 2 से 3% है, हो सकता है वो 5 से 6% निकले। फिर वो अपने हिसाब से जाति के आधार पर वो राजनीति में अपना हस्तक्षेप, पार्टी के संगठन में अपने पद मांगेंगे, केंद्र और राज्य सरकार में अपने पद मांगेंगे। तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों को यह बहुत मुश्किल होगा जब छोटे राजनीतिक दल बनेंगे जो जाति की राजनीति करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर जातिगत जनगणना होती है देश के अंदर, तो आने वाले समय में देश की राजनीति पूरी तरीके से जाति सेंट्रिक हो जाएगी और सारे लोग जाति के आधार पर अपना रिजर्वेशन, पार्टी के अंदर टिकट, पार्टी संगठन में पद और तमाम तरह की जाति की बात करेंगे। और उस समय हिंदुत्व के आवरण में सब जाति को समेटना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिहार में तो हो चुका ना, बिहार में तो इलेक्शन भी आ गया। बिहार सर्वे की कौन बात कर रहा है आज? इलेक्शन में कौन बात कर रहा है कास्ट सर्वे की? नहीं, इलेक्शन में जो तो करा चुके थे ना, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन हाँ, वो उस आपने जैसे कहा कि वो डेटा आएगा तो फिर जैसे देश में एक नई, देखिए वो सर्वे करवाया था बिहार सरकार ने, मतलब हाँ, कराने का अधिकार तो सेंटर के पास है। जब सेंटर इसको करवा लेगा और सेंटर कहेगा कि ये ऑथेंटिक डाटा है, हाँ, उसके बाद देश के अंदर आप देखिएगा 2030 के लोकसभा चुनाव के समय से देश के अंदर कैसे जाति की राजनीति नया कास्ट सेंसस हानिकारक होगा देश के लिए, निश्चित रूप से होगा। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश की एक हैरान करने वाली खबर बताता हूं। सूबे की महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ कानपुर में थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। कानपुर देहात थाने में 6 घंटे तक वो यूं ही धरने पर बैठी रही और रात को करीब जाके 9 बजे सारा मामला जो है ये किसी तरह निपटाया गया। आरोप यह था कि बीजेपी के वर्कर्स के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। यह आरोप मंत्री जी का था। इंस्पेक्टर सतीश सिंह को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहा इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए हमारे लोगों के ऊपर, बदतमीजी से बात करते हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। और वो धरने पर बैठी जमीन पर और कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। एसपी आई, किसी तरह समझाया बुझाया, थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। सीओ प्रिया सिंह ने मंत्री को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एसपी को बुलाओ। दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रतिभा शुक्ला ने धरना तो अपना समाप्त कर दिया, लेकिन 1 घंटे तक डीएम और एसपी ने उनको समझाते रहे। और जब अश्योरेंस मिला कि हम जांच करेंगे और इंस्पेक्टर की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, तब जाकर के उन्होंने अपना धरना खत्म किया। और इसके बाद फिर ये फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं, जिनका आरोप था, जांच के बाद अगर पाए गए कि गलत हैं तो हम उनको हटा लेंगे। लेकिन ये तो हो रहा था थाने में। इतने में पता लगा कि जो मंत्री जी हैं उनके पति वो पूर्व सांसद हैं, वो भी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। धरने पर बैठी मंत्री प्रतिभा शुक्ला को मनाने के लिए सबसे पहले सीओ प्रिया सिंह आई थी, फिर सीनियर अफसर को बुलाने पर वो अड़ी रहीं।
कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप उन्होंने लगाया था और कहा कि ये समाजवादी सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे। और 6 घंटे तक इसी तरह फिर वो धरने पर बैठी रही। आगे की कहानी आपको बताता हूं, पहले उनकी बात सुनिए। धरने पर बैठी तमाम कार्यकर्ता बैठे, वजह क्या है? इंस्पेक्टर हटाओ। क्या कारण, क्या समस्या, क्या झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और समय टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया। झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा। झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो वैसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मत नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से हटेंगे। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप SP से कह दिया, आप अपने कागज है, आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना बक रहा हो, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। अब इसके बाद मंत्री जी के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वो भी आ गए और वो भी धरने पर बैठ गए। अब उन्होंने फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगाया और जो बात वो कर रहे थे उसका बाकायदा किसी ने वीडियो बनाया। इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कहें तो हम लोग राजनीति छोड़ देते हैं और फांसी पर लटक जाते हैं। आपको डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया था कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, लेकिन यहां तो ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, वो भी SC/ST एक्ट के अंदर। हमको गालियां दी जा रही हैं और हम आपको वोट करते रहे। भाई आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, मैं यही लटकता। किसी ने कहा लाओ यार रस्सी लाओ, सभी लोग लटकेंगे। अब फोन पूर्व सांसद जी ने काटा या उधर से उप मुख्यमंत्री जी ने काटा, ये अभी क्लियर नहीं है। आपने वीडियो देखा हो तो आप खुद सोचिएगा, क्योंकि बात तो बड़ी सख्त कह रहे थे ये। लेकिन अखिलेश यादव को इससे बढ़िया मौका क्या मिलता? उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। पूर्व सांसद के डिप्टी सीएम से बातचीत के वीडियो को पोस्ट करके लिखा, डिप्टी सीएम साहब पहले अपने लोगों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। पहले 2 डिप्टी सीएम में से एक डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे और अब वो 2 हो गए हैं। फिर उन्होंने दूसरी पोस्ट लिखी, सत्ताधारी राज्य मंत्री महोदया खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या? भाजपा जाएगी तो तब जाके पुलिस की व्यवस्था आएगी। अब ये जो कुछ हुआ इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वीडियो के सामने हो रहा था। आप कहेंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ? झगड़ा था एक सड़क का, एक सड़क निर्माण जो बहुत अरसे से अटका हुआ था, वो विधायक निधि से सड़क बनवाई जा रही थी। तभी वहां पर एक सभासद आ गया, वो दूसरी पार्टी का होगा। सभासद ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, ठेकेदार ने काम रोक दिया। उसके बाद ठेकेदार ने सभासद के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया और फिर जाकर के जब उनको पता लगा कि यहाँ तो ये मंत्री जो शुक्ला जी हैं इनका कहने पर ये काम चल रहा है सड़क का, तो उन्होंने जितने लोग इनके समर्थन में आए थे सभासद ने इनके ऊपर मुकदमे करवा दिए और मुकदमे करवाए SC/ST एक्ट में। और आरोप लगाया कि जब हमसे ये बात कर रहे थे तो हमको जाति सूचक शब्दों से पुकार रहे थे और हमको गालियां दे रहे थे। तो ये पूरा मामला है। और इसके बाद फिर मंत्री जी को लगा कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं है और फिर वो सड़क पर बैठ गई। तो आप बताइए योगी जी के राज में क्या हो रहा है? ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री को एक इंस्पेक्टर को हटवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बताता है कि पुलिस कितनी पावरफुल है यूपी में। और मुझे लगता है कि इस पर तत्काल सीएम के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। एक स्टेट की राज्य मंत्री अगर 6 घंटे तक धरने पे बैठी रहती है तो ये बड़ी मतलब ऐसी तो ये फिर
विपक्ष के उन आरोपों को पुष्ट करता है सौरभ जी कि मंत्री को मुख्यमंत्री से मिलने में बहुत समय लगता है। अगर मंत्री को कोई शिकायत है तो वो मंत्रिमंडल के अभिभावक होने के नाते मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखेंगे, लेकिन धरने पे बैठना पड़े, इसके उनके पति को भी ऐसा कहना पड़े कि आप ब्राह्मणों की रक्षा। और जो आप कह रहे थे कि फोन काटने की बात, तो मुझे तो लगता है कि ब्रजेश पाठक जी ने फोन काट दिया, मुझे भी ऐसा ही क्योंकि वो देख रहे थे कि कट गया कि नहीं कटा फोन। अगर आप उस वीडियो को ठीक से एनालाइज कीजिएगा तो बात करते करते जब उधर से ब्रजेश पाठक जी ने काट दिया, ऐसा प्रतीत होता है, तो वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि फोन कटा है या नहीं। थाने की बात जो है मंत्री धरने पे और मुख्यमंत्री को फोन लगाया जा रहा है, और मतलब उप मुख्यमंत्री ये तय करेगा, मतलब ये तो पराकाष्ठा है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि इतना सेंट्रलाइज्ड है कि अब एक डिप्टी सीएम एक मतलब हवलदार की बात करेगा। अब तो सर दोनों तरीके हैं देखने के लिए। अगर मंत्री किसी बात का दबाव बना रही थी तो क्या तुरंत उनकी बात मान ली जानी चाहिए बिना किसी जांच के, क्योंकि मुकदमे दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लिखवाए गए थे, एक तरफा कार्रवाई नहीं थी ये। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक मंत्री को धरने पे 6 घंटे क्यों बैठना पड़ रहा है भाई? वो तो मुख्यमंत्री ऑफिस में किसी जिम्मेदार अधिकारी को या जो मुख्य सचिव या क्या एसीएस गृह को फोन लगाती। इतनी तो मंत्री को सहूलियत और सलाहियत होनी चाहिए ना कि अगर पुलिस महकमा का कोई मसला है, अगर डीजीपी भी तो सुनेगा मंत्री की बात भाई, अनुरोध तो सुन ही लेगा ना, आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन वो डीजीपी को फोन। तो आपका नक्शल में क्या इस पर इन्फ्लुएंस है? अफसरशाही हावी है। ये है कि उत्तर प्रदेश में अफसरों को थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता है और इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को थोड़ा और पावरफुल करने की आवश्यकता है। आती जी देखिए, मुझे तो ये बहुत ही चिंता का विषय लग रहा है कि यूपी की सरकार के अंदर इनफैक्ट कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर जो आज दिख रहा है वो ये लग रहा है कि कास्ट के नाम पे लोग बटे हुए बीजेपी के अंदर ही, और वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती है किसी भी सरकार के लिए कि अब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो रहा है और वो ब्राह्मणों को का नाम लेके राजनीति भी हो रही है एक तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अंदर ही अंदर जो है मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या। मजेदार बात बताऊं, मंत्री जी की जिन साथियों के ऊपर मुकदमे हुए उनके नाम भी छपे हैं, उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। अच्छा, तो अब अगर ये ब्राह्मण और मुसलमान और ठाकुर और मतलब क्या खिचड़ी पक रही है वो यूपी वाले ही जानते हैं, लेकिन ये आज साफ दिख रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल जो है वो क्लियरली आम मंत्री के पास नहीं है, वो एड्रेस का जो चैनल होता है वो नहीं है, और मुख्यमंत्री के साथ भी कहीं वो दिख रहा है कि गैप है मंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। योगी जी माने जाते हैं सफल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, और वो माने जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खासकर उनके दौरान बहुत अच्छा हुआ है यूपी में। तो ये ऐसी सिचुएशन हो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वही सवाल है सर, दोनों बातें हैं। अफसर अपना काम ठीक कर रहा है तो क्या उस पर मंत्री को दबाव बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दूसरा ये शिकायत यूपी में पुरानी रही है बीजेपी के नेताओं की कि हम कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं, हमारे कहने पे काम नहीं होते। देखिए, मुझे लगता है कि 2017 से लेकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के अंदर बहुत शानदार काम किया है, प्रशासन को बहुत उन्होंने छूट दी कि भाई जहां पर जो गलत उस पर कार्रवाई होना चाहिए, मुझे लग रहा है उसका असर अब दिख रहा है। और अगर मुझे लगता है कि मैडम को अगर तकलीफ थी शुक्ला जी को, तो वो एसपी के पास मिलने चली जाती कि भाई गलत मामला दर्ज हुआ है, वो वहाँ के आईजी से मिल लेती, वो किसी बड़े अधिकारी को फोन कर लेती। आप सार्वजनिक रूप से इस तरह जाकर आगे धमकी दोगे, आप बैठोगे, आप कहोगे फंदा मंगा लो, आप पूरी पार्टी की छवि और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा प्रशासन है आप उसको खटगरे में सार्वजनिक रूप से खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है ये ठीक व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये भी चाहिए कि आप भाई अब जब आप कोटे की राजनीति करोगे कि कोटे में राजपूत मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री आपने एक ब्राह्मण दे दिया, आपने एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री दे दिया, और सब अपने अपनी कास्ट की राजनीति करेंगे, तो फिर ब्राह्मण कहेगा ना कि भैया ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों है, हम आपके लिए वोटिंग क्यों करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति भी मुझे लगता है प्रदेश के अंदर ठीक नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से कहा के रखा है कि गलत काम कोई करता है तो कार्रवाई करो, चाहे वो किसी भी दल का हो। यही बात अटपटी लग रही है कि क्योंकि मंत्री जी और उनका परिवार ब्राह्मण है तो उन्होंने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री को फोन लगाया। नहीं, लेकिन आप देखें ना सब ब्राह्मण, तो
राजनीति जाति की हो रही है ना कि भैया हम ब्राह्मण है, हमारे ऊपर हो रहा है, तो आप हमें बचाइए, कास्ट करा लो, कास्ट सेंसस करा लो भैया। और दूसरी एक घटना देखिए सर, एके शर्मा जी वाली भी इससे जुड़ी हुई है। एक वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, जो अपने अधिकारी से कहते हैं कि आपने मेरी सुपारी ले ली है निपटाने की, लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं विधायकों की मैं गाली खा रहा हूं। तो प्रशासन के अंदर कुछ विभाग अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा देखने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी की छवि खराब करना, योगी आदित्यनाथ के कार्य मतलब जो क्षमता है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो कि फर्जी मुकदमे लड़ाए जा रहे हैं, और उसी आधार पर तो जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उसका पूरा क्रेडिट। अब क्योंकि सवालों के घेरे में वर्दी है तो फिर वर्दी वाले बोले। मुझे बताइए कौन गलत दिखा आपको इसमें? देखिए, दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले चीज ये कि अगर तो मंत्री सही हैं, पर वैसे उनके ऊपर भी एक प्रश्न उठता है कि उनसे जब पूछा गया कि लिखा क्या है तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, पर जो भी लिखा है वो गलत है, यानी कि फर्जी है। लेकिन अगर मंत्री सही हैं तो कहीं ना कहीं क्या हमारा लॉ आज इतना लाचार है कि कोई भी किसी भी जाति का हो एक दूसरे के ऊपर एक फर्जी केस बना सकता है और इतनी आसानी से बना सकता है? और दूसरा, सेम महिलाओं के लिए भी यही इशू पहले भी बातचीत हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि क्या कोई जो कि अच्छी तरह से अपना काम करना चाहता है, लॉ को फॉलो करना चाहता है, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये दोनों बातों का ध्यान हमको देना पड़ेगा और इस पे एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो तो आप किसको देंगे? उस इंस्पेक्टर को देंगे या मंत्री को देंगे? मैं इंस्पेक्टर को दूंगा, इसलिए दूंगा कि वो अपना काम कर रहा था। अगर कोई किसी जाति के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से वो केस फाइल कर रहा है, तो उसे तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, उसको तो एफआईआर में लगानी पड़ेगी और उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो ये तो नहीं कह सकता कि आप इस जाति के तो हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ब्राह्मणों वाले ही केस लेंगे, हम दूसरे केस नहीं लेंगे। क्या वो ऐसा बोल सकता है? देखिए, मिसयूज ऑफ लॉ तो किसी भी कानून का होता है। एग्जैक्टली। इसके भी बहुत मिसयूज के मामले आते ही हैं। और ये पॉइंट पहले ही, अरे आपको एक केस और याद आ रहा होगा, इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था एसडीएम के ऊपर कि कमरे में मेरे साथ बदतमीजी की, इन्होंने ठीक से बात नहीं की, समय नहीं दिया हमको। संसद में अगर कार्रवाई नहीं होगी राज्य सरकार की तो मैं संसद में मामला उठाऊंगी और संसद में एसडीएम की पेशी करवाऊंगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसी भी घटना हुई है कि भाई विधायक ने या बड़े नेता ने पुलिस वालों को थप्पड़ मार दिया थाने के अंदर, तो वो चुपचाप सुन लिया। तो दोनों तरफ से होता है भाई, पुलिस वाले भी मामले दर्ज करते हैं, विधायक भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं कि भाई सरकार हमारी, ये संगठन हमारा है, जाके वो धमकाते हैं। मुझे लगता है इस तरीके से अगर होगा तो कोई भी पुलिस वाला कैसे काम करेगा? कहना चाहता हूं कि क्या वो मामला दर्ज ही ना करे अगर वो लीगली, चाहे वो मामला गलत हो, चाहे वो जो अक्यूज कर रहा है वो भी गलत हो, पर एलिगेशन लगा रहा है एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है कि नहीं उसके पास, उस इंस्पेक्टर के पास? एक बात इसमें और जोड़ दूं, ये जो पूरी कहानी दिखा रहे हैं ना, इसमें कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जे की स्थानीय राजनीति भी है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, वो जो रास्ते की बात हो रही है ना, वो सभासद और विधायक, वो दरअसल वो कब्रिस्तान की जमीन का मसला है। और इसमें वहाँ कोई गुड्डन सिंह हैं, कोई सभासद के पति हैं, सभासद हैं और राज्य मंत्री हैं। ये चार लोगों में कलह बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, अब ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ है, लेकिन मेरा जो एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सिर्फ इतना मैंने कहा है कि एक राज्य मंत्री को धरने पे क्यों बैठना पड़ा? अगर उनको पीड़ित होने की वजह से बैठना पड़ा या राजनीति की वजह से बैठना पड़ा, ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, पीड़ित होने की वजह से या राजनीति की वजह से? राजनीति तो हो ही रही है। अब ये लोग जो कह रहे हैं तो मैं अरे आप इनके साथ हो लिए, चलिए ठीक है। ये बड़ा गंभीर मसला है सर, लेकिन जाति तो हर जगह है, जाति कहीं से नहीं जाती। नहीं, जाति तो नहीं जाएगी भाई साहब। अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव भी इसी में लटका हुआ है। चलिए, आपने तो फिर दूर की बात कह दी, क्योंकि वो तो पता नहीं कब होगा। मैं तो कर्नाटक की बात आपको बताता हूं। कर्नाटक में सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ये अपने 5 साल का टर्म पूरा करेंगे या नहीं, ये भी एक ऐसा सवाल है जो हल होके ही नहीं दे रहा है। सिद्धारमैया और उनके डिप्टी दोनों, डीके शिव कुमार और ये, एक बार फिर दिल्ली आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आए थे ये, और उस वक्त राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था सिद्धारमैया ने। ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि मैंने समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो अपने चीफ मिनिस्टर से वो नहीं मिले थे। अब सिद्धारमैया अपना टेन्योर पूरा करेंगे या डीके शिव कुमार को अभी नवंबर दिसंबर में कमान दे दी जाएगी, जब इनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, जैसा वो दावा किया जाता है कि वादा था डीके शिव कुमार से? यही एक सवाल है। अब सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों जब दिल्ली में आए तो जून से लेकर अब तक ये इनका तीसरा दौरा है। इस बार जो हालांकि वजह बताई जा रही है वो है एआईसीसी के बैकवर्ड क्लास विंग के भागीदारी न्याय सम्मेलन की, और माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेता
वो अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप मतलब राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। पिछली बार जब नहीं मिले राहुल गांधी तो लोगों ने ये कहा था कि अच्छा ही किया राहुल गांधी नहीं मिले, नहीं तो उनके ऊपर दबाव बनता, या अगर वो किसी एक को समय देते तो दूसरा वाला जो है वो अग्रीव्ड हो जाता, उसको लगता मेरे साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा हम किसी से ही नहीं मिलेंगे। लेकिन ये विवाद इस बार उठा कहां से है ये जानना जरूरी है। ये विवाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही उठाया है। डीके शिव कुमार के जो साथी विधायक हैं उन्होंने खुलकर ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब कमान इनके हाथ में दी जाए, और ये बड़े सक्षम है। उन्होंने कहा इनके पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। अब ये कितना सच है ये कोई नहीं जानता। फिर कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला को बेंगलोर रवाना किया गया। वहां उन्होंने सारे विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। ये एक्सरसाइज कोई भी पार्टी क्यों करेगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आपने कितनी बार सुना है कि सेंटर से कोई दूत भेजा गया हो और वहां उनके मेरे ख्याल में 125 के से ज्यादा ही विधायक हैं, 136 विधायकों से एक एक करके मिल रहा हो, तो किसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गए थे? वो सिद्धारमैया का ही रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गए होंगे ऑब्वियसली, और आगे क्या करना है ये पूछने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन स्टेटमेंट यही है कि कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। सिद्धारमैया भी यही कहते हैं कि हम ना मैं कहीं जा रहा हूं और ना डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे मेरी इस कुर्सी पर बैठना है। तो फिर ये दिल्ली के दौरे क्यों? समीर जी क्या खबर है? देखिए, अब राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं कि भाई ओबीसी को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो क्या आप अपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को आप हटाने वाले हो? कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारमैया, तो आप क्या ओबीसी मुख्यमंत्री की बलि लेने वाले हैं? और क्या डीके शिव कुमार जो हेमंत विश्व शर्मा बन गए थे कि भाई मेरे पास विधायकों का बहुमत है, या तो मुख्यमंत्री बदलो या मैं सरकार बदल देता हूं, तो क्या उस स्टेज के ऊपर डीके शिव कुमार पहुंच गए कि आप मुख्यमंत्री बदलिए? अदरवाइज जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया ने किया, जैसे आसाम में हेमंत विश्व शर्मा ने किया, वैसा मैं कर्नाटका में करूंगा, सरकार बदल दूंगा। बोलते हैं आप भाई महाराष्ट्र मतलब मराठी है तो आप महाराष्ट्र को बचा ले जाइएगा। एकनाथ शिंदे भी तो बोलिए। अब एकनाथ शिंदे ठीक है, दूसरी पार्टी से आया था, तो कांग्रेस के अंदर की नहीं, लेकिन ये 2.5 साल वाली बात तो नहीं हुई ना। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब सरकार तो बदल दी, सरकार बदल दी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि सिद्धारमैया को हटाने की कोशिश करे। ये बात ठीक है कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, बड़े प्रभावशाली नेता है, वोकल इंडिया के बड़े नेता है डीके शिव कुमार, लेकिन जो कद सिद्धारमैया का कर्नाटक की राजनीति में है, विधायकों का जो लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक एक और बात कहते हैं सर, और वो मुझे ठीक लगती है। उन्होंने कहा कि एक ही इमोशनल कार्ड सिद्धारमैया 2 बार चलने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीती कांग्रेस पार्टी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरा तो आखिरी चुनाव था, अब मेरे को आखिरी बार मौका मिलेगा तो पहले मुझे बना दीजिए। और फिर अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो आखिरी मौका है, 2.5 साल बचे हैं, अब मुझे रहने ही दीजिए। सर आप लोग सतह पर जो दिखता है वो चर्चा कर रही है, कहानी कुर्सी की है सर। बताइए फिर। ये दरअसल सोनिया और राहुल के बीच का झगड़ा है सर। आश्वासन किसने दिया था डीके शिव कुमार को? सोनिया गांधी। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री किसने बनाया? राहुल गांधी। तो माँ बेटे के बीच का झगड़ा है, जिस दिन सुलझ जाएगा इन दोनों का फैसला हो जाएगा। मतलब झगड़ा ना भी कहिए तो इन दोनों के निर्णयों की टकराहट है। टकराहट नहीं है, होगा तो होता तो वही है जो राहुल गांधी चाहते हैं। अब वो तो वही होगा, तो फिर डीके शिव कुमार प्रयास तो कर ही रहे ना। अगर होगा वही, लेकिन दिखावा तो हुआ, रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया, वो रायशुमारी की गई। अब रायशुमारी में क्या नहीं, अगर रायशुमारी में डीके शिव कुमार के पक्ष में आ गया होगा तो हो सकता है सोनिया जी का जो खेमा है वो इस बात को प्रोपोगेट करे और राहुल जी के सामने रखे कि भाई देखो डीके शिव कुमार का दावेदारी बनता है, उनके साथ 78 विधायक हैं, ये 64 विधायक हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बना दो। हो सकता है राहुल गांधी ये देखें, लेकिन अब ये तो ओबीसी वाला पेच फंसा दिया समीर जी ने कि सिद्धारमैया इस वक्त एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के, जो 3 मुख्यमंत्री। तो अब उस लिहाज से तो पलड़ा उनका भारी लगता है। हालांकि और वो कह भी चुके हैं बहुत इम्फेटिकली कि देयर इज नो वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक। पेशेंस रखना चाहिए डीके शिव कुमार को। 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से डीके शिव कुमार बनेंगे। भाई सारे वादा उनसे हुआ, अब भी उन्हीं पे उलाहना की पेशेंस रखिए। आप वादा 2.5 साल के लिए बनना चाहते हो, अगले पूरे 5 साल के लिए बनना चाहते हो। वादा भी किसने किया? मतलब आला कमान किया, आला कमान। बिल्कुल ठीक, वो हाई कमांड जिसको कहते हैं। अगली खबर आपको बताता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक और रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी लगातार अनब्रोकन स्टिंट में, मतलब एक चुनाव जीता फिर अगला चुनाव जीता, ऐसे
अनब्रोकन स्टिंट में 4077 दिन मुख्यमंत्री रही थी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज पीएम पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर लिए, इंदिरा गांधी से एक ज्यादा। लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम अभी भी है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार कुल 6126 दिन तक अपने पद पर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड से अभी 2048 दिन पीछे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 3 लगातार चुनाव जीतने के मामले में नेहरू की बराबरी कर चुके हैं, लेकिन इंदिरा जी जो हैं उनका जो 80 से 84 वाला जो कार्यकाल है उसको अगर जोड़ लेंगे तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की नंबर में अभी मोदी जी नंबर 3 पर है। वो रिकॉर्ड भी अभी नंबर 2 पर जो है वो उन्हीं के पास है, इंदिरा जी के पास है। तो अब आज बीजेपी ने बहुत सारे फैक्ट्स दिए इसके बारे में। फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, नरेंद्र मोदी। लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नरेंद्र मोदी। सर लिस्ट बड़ी लंबी है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वैसे ये मैटर ऑफ प्राइड तो है। जो भी है, किसी ने भी अगर देश को रन किया, और इस दौरान आप देखेंगे देश ने काफी प्रगति भी की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, डिफेंस में है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, मेक इन इंडिया के अंदर है, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर है। आपने वो रिकॉर्ड तो अभी थोड़े दिन पहले खुद ही बताया था अपने चैनल के ऊपर कि अब हम 4th नंबर पे आ चुके हैं इन इक्वालिटी में, मतलब कि हमारा कम है इन इक्वालिटी। हम 4th नंबर पे हैं पूरे विश्व के अंदर। साथ साथ में आप देखिए अभी हम 4थे नंबर पे आ चुके हैं आर्थिक स्थिति के अंदर, जो कि नॉमिनल टर्म्स में है, और बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे जर्मनी से ऊपर आते हुए, यानी कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अभी हम हो चुके हैं। 4थी लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इस समय हम है। 2nd लार्जेस्ट 2 व्हीलर्स हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन, फ्रूट्स, पता नहीं कितनी चीजों के। तो कहीं ना कहीं जो आज है शायद थर्ड बिगेस्ट फोन्स एक्सपोर्टर। और खासकर आप देखिए कितना तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की जो आज स्टेटस है जी। आपको याद होगा G7 की जब मीटिंग हुई थी, पहले प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे थे, लेकिन उन देश का आज वो स्टेटस है कि कोई चॉइस ही नहीं रह जाती G7 के पास हमारे प्रधानमंत्री को बुलाने। तो मैं आपको जरा इस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की बात सुनाता हूं, फिर और कौन कौन से रिकॉर्ड एक ही दिन में बनाए हैं मोदी जी ने, वो आपको बताएंगे। तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री बने रहने की रिकॉर्ड में नंबर 2 पर आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। अगर आप इंदिरा गांधी का 80 से 84 का कार्यकाल निकाल दें तो वैसे 16 साल कुल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल करीब रहे इंदिरा जी, 11 साल प्रधानमंत्री को हो जाएंगे, और अगले 4 वर्ष आप जोड़ लीजिए तो 15 भी नरेंद्र मोदी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बात अभी निशिकांत दुबे ने कह दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बगैर तो हम 150 की पार्टी हैं, 150 सीटों की पार्टी हैं। क्या ये बात सच है? जरा एक बार फिर सुन लेते हैं उनकी बात। तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। चलिए तो पंच अब बताएं अपनी राय। मारती जी पहले आप सहमत है आप इस बात से? मोदी जी ना हो तो 150 सीट मिलेगी भाजपा को? सौरभ, आज से 25 साल पहले जब मैं पत्रकार बनी और गांव-गांव जाते थे इलेक्शंस के टाइम पे, और तब हम यही सुनते थे कि कौन सी पार्टी को, वो इंदिरा गांधी की पार्टी को वोट देंगे।
तो अब जो निशिकांत दुबे ने आज कहा है, मुझे अफसोस है कि हम उस कगार पे है जब हम दोबारा से इतिहास को रिपीट करने वाले हैं। एक कल्ट जो बना था इंदिरा गांधी जी का, कि उनके मरने के कई सालों के बाद अभी भी गाँव में आप जाएंगे तो अगर प्रियंका गांधी जाती है तो वो प्रियंका गांधी से नहीं, इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है। और कई लोग तो मन में ही बना के बैठे हैं कि हाँ, नेहरू और इंदिरा की पार्टी को वोट देना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे देश प्रगति करे या नहीं करे, चाहे नौकरियां मिले या नहीं मिले। और पार्टी कहीं नहीं है, वो जो कल्ट बना था इंदिरा और नेहरू का, वो दोबारा से, जो निशिकांत दुबे ने कहा है, अगर ये सच है कि पार्टी आज कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता कहीं नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितनी प्रगति हुई है, क्या पार्टी ने काम किया, क्या पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए काम किया कि नहीं। और आज जो निशिकांत दुबे ने कहा है कि बीजेपी तो सिर्फ 150 की पार्टी है, तो ये तो चिंता का विषय है। और मुझे वैसे जब वो कहते हैं कि मोदी जी होते हैं तब हमको 300, 280 या 240, 250 आता है, तो मतलब मोदी जी कुछ करते हैं तभी तो लोग वोट देते हैं ना। वो कल्ट वाली बात आपकी ठीक हो सकती है कि लेकिन मोदी क्यों? लेकिन अगर अपने काम के लिए ही ना। लेकिन अगर कार्यकर्ता सिर्फ मोदी के बलबूते पे आज डिपेंडेंट है तो वो यही दिखाता है कि पार्टी बहुत कमजोर है। ठीक है। पार्टी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कार्यकर्ता को क्या काम करना चाहिए। सिर्फ मोदी जी काम करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। बताइए अनंत जी, पहले तो बताइए सहमत हैं आप उनकी बात से या नहीं? मैं निशिकांत की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं निशिकांत इसलिए कहता हूं कि मेरा बैचमेट है। क्या बात तो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ यहां खड़ी है। पोस्ट नरेंद्र मोदी वो यहां होगी। सीटों में आकलन निशिकांत जी का हो सकता है, उनकी बात ठीक है, लेकिन मोदी जी लार्जर देन लाइफ है सर। आज कितनी भी चीजें कर लो आप, इतना असंतोष होता है। आप देखो चुनाव के समय आप सब लोग जाओ, सारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता नाराज थे उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल थोड़ी नाराजगी दिखी भी, लेकिन सरकार मोदी की बनी। नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेतृत्व को इस तरह विकसित कर लिया है कि आप सैद्धांतिक रूप से ये सब कह सकते हैं कि संगठन से बड़ा हो गया, कल्ट हो गया। उस आदमी ने अर्जित किया है ना, ही अर्न दैट कल्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी परिवार से आया और परिवार की जो पिछले बैकग्राउंड की छवि थी उसने उसको कल्ट बना दिया। इंदिरा गांधी ने अपना कल्ट बनाया नहीं, उनको बनाया मिला, क्योंकि वो पंडित जी की बेटी थी। ये फर्क है, क्योंकि आज आंकड़े की भी बात हो रही है इंदिरा जी और मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए जो कल्ट बनाया वो उन्होंने अर्न किया, जनता का विश्वास अर्जित किया है। कोई अर्जित विश्वास नहीं मिला जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये अंतर है जो पॉलिटिकल साइंस के एनालिसिस होते हैं कि कल्ट बना लिया और संगठन से बड़े हो गए, व्यक्ति बड़ा हो गया। व्यक्ति क्यों बड़ा हुआ ये ज्यादा। क्या इसका मतलब यह है कि संगठन निष्क्रिय हो गया? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि संगठन निष्क्रिय हो गया। संगठन को एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसने, अब अगर उन्होंने अमित शाह को अध्यक्ष नहीं बनाया होता प्रधानमंत्री बनते हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नेतृत्व जो होता है ये बड़ा, निशिकांत जी ने जो कहा ना, वो बड़ा ही एक सामान्यीकरण की तरह का स्टेटमेंट है। इसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर मजबूत करना। क्या किसी ने सोचा था, क्या संगठन की ताकत थी कि 73 सीट उत्तर प्रदेश में आ गया था? क्या संगठन की ताकत थी कि 303 सीट आ गई थी? मैं मानता हूं कि संगठन की ताकत के साथ जब तक नेतृत्व का भरोसा और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं जुड़ती है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए संगठन तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संगठन को एक चेहरा तो चाहिए ना, कि जो सामने जनता के सामने लाया जा सके। भाई जवाहरलाल नेहरू के समय भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, विपक्ष था नहीं। नेहरू बहुत बड़ा चेहरा थे पार्टी के, आप सबसे बड़ा चेहरा अपना वो थे। इंदिरा गांधी के समय पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा इंदिरा गांधी रही। भारतीय जनता पार्टी में अटल आडवाणी जी का चेहरा रहा, अटल जी चेहरा रहे पार्टी के। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से
अपने आप को मतलब प्रदर्शित किया है देश के अंदर। 13 साल लगभग मतलब गुजरात में अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखने के बाद 2014 में आए, तो जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा किया है, संगठन पर पार्टी और सरकार संगठन जिस तरीके से अमित शाह ने काम किया, चेहरा तो आपको वोटिंग के समय लगेगा ना कि भाई हमारा चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। बाकी राज्यों में भी अगर आप हारते तो क्यों हारते कि आपके पास कोई बहुत बेहतर विकल्प चेहरे का नहीं हो पाता है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को बताया कि भाई मैं हूं, वो मोदी है तो मुमकिन है। जो मोदी पे जनता का भरोसा है कि भाई मोदी के रहते सब कुछ अच्छा होगा, देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश विकास करेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, और हम जिस व्यक्ति के नाम पर वोट दे रहे हैं वह वोट सार्थक जाएगा। जो वादा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूं तो वो मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, उस गारंटी का वोट तो निशिकांत जी के बयान पार्टी को किसी बैड लाइट में नहीं दिखाता आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि वो पार्टी की मजबूरी, प्रधानमंत्री मोदी तो है, आप दोनों पक्ष में आप देख सकते हो, ये मजबूरी में भी आप देख सकते हो और एक ताकत के रूप में भी देख सकते हो। उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो कहा कि पार्टी की मजबूरी है आज, तो वो यही दर्शाता है कि पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक, हाँ, एक लाइन में बस निशिकांत जी का बयान केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दिया गया बयान है, इसको इतना ही समझिए और उतना ही विश्लेषित ध्यान दिया जा रहा है। अब ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के समय पता चलेगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे, ये तो उनकी यूके विजिट की है जहां एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अब उनका जो अगला पड़ाव है वो है मालदीव। और मालदीव वो पहुंचे, उनका वहां जबरदस्त स्वागत किया गया। 2 दिन के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव गए हैं, उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मिले, उनके आमंत्रण पर वो वहां पर गए हैं। उनकी ये मालदीव की तीसरी यात्रा है, लेकिन मोइजू के वहां के नेता, शीर्ष नेता बनने के बाद पहली यात्रा हो रही है। आपको याद होगा कि जब ये आए और ये बने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, तो उससे पहले ये बिल्कुल एंटी इंडिया क्रूसेडर की भूमिका में थे। इंडिया आउट, ये इनकी पार्टी का नारा था, कैंपेन था। उस कैंपेन पर ये जीते थे। वहां पर हमारी एयरफोर्स की कुछ एक बड़ी नॉमिनल सी प्रेजेंस भी रहती है, कुछ जहाज हमने इनको हेलीकॉप्टर वगैरह दिए हुए हैं सर उसके रख रखाव के लिए, तो वो भी कि नहीं इनको भी वापस भेजो। भारत ने बड़ा बैकलैश हुआ। मोदी जी उसके बाद मुझे लगता है शायद गोवा गए थे, किसी वो नहीं लक्षद्वीप शायद गए, लक्षद्वीप गए थे, आपने विजुअल दिखाया, हाँ, बीच की तस्वीर दिखाई दी। तो भारत में कैंपेन चल गया, कोई मालदीव नहीं जाएगा, वहां कुर्सी लगा के बैठे थे। हाँ, सब मोदी जी ने कहा है सब भारत में हॉलिडे करो, लक्षद्वीप जाओ, मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर वो चीन के साथ उनकी नजदीकियों की बातें होने लगी। फिर क्या बदला ये आपको बताएंगे बहल साहब, कि आज मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है और ये पहला स्टेट विजिट है किसी नेता का मोइजू के कार्यकाल में, फर्स्ट स्टेट विजिट, जिसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन किया। क्या बदल गया सर? सौरभ जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ये आए थे पावर में इंडिया आउट कैंपेन के, हमारे 2 एलए जहाज थे वहां से मूव आउट कर दिए गए। इंटर आइलैंड जो मूवमेंट होती थी, जो बोट्स थी, उसमें भी हमारी बहुत मदद थी, वहां पे ब्रिजेस बनाने में मदद थी। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है? अभी ये चेंज हुआ है कि उनको रियलाइज हो गया है कि भारत के बिना उनका और कोई भी रास्ता नहीं है। $400 मिलियन की उनको जरूरत थी, तो सिर्फ भारत ने दी उनको उस समय जब वो मुश्किल में आ गए थे। और साथ में उनको यह भी पता है कि जैसे 1986 में एक बार जो कुछ पायरेट्स ने आके उनके आइलैंड को कंट्रोल किया था, तो सबसे पहले भारत ने रिस्पॉन्ड किया था और वहां से वो भाग गए थे। बाद में वो पायरेट सब पकड़े भी गए थे। तो अगर कोई भी ऐसा देश है जो उनकी मदद कर सकता है उस टाइम पे जब उनको जरूरत है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है भारत, तो वो भारत की तरफ ही देखते हैं। और ये चीज उनको अब समझ आ गई है 2 साल के बाद। और वो इसलिए भी समझ आई है कि चीन हमेशा अपना फायदा सोचता है। जब भी किसी को कोई मदद देता है, वो कभी एड नहीं देता, वो हमेशा लोन देता है, उसको डेट ट्रैप में फंसाता है और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट हमने एड दी है, हमने मोर और लेस उसको एड दी है। वो कई तरीके होते हैं, उसको लॉन्ग टर्म लोन बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ करें। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था कि मोदी सरकार ने अपने सारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर लिए। नेपाल से खराब, बांग्लादेश से खराब, पाकिस्तान से खराब, श्रीलंका से भी खराब, मालदीव से भी खराब। और उसमें श्रीलंका और इनका उदाहरण देकर के ये बताया हुआ था कि इन दोनों देशों को चाइना के ट्रैप में फंसने की गलती का एहसास हुआ, इनको भी हुआ और कोलंबो को भी हुआ। और अब उनको ये समझ में आ गया है कि भारत कम से कम, जैसा आप कह रहे थे, जरूरत के वक्त यही देश फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही है। देखिए सौरभ,
बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगी श्रीलंका और मालदीव्स को कि चाइना के ट्रैप में फंस गए और उसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेशनशिप जो है वो हर दिन समान नहीं होते। कुछ ही समय पहले मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए, आज हमारे साथ गले लग रहे हैं। तो ये पूरी कैबिनेट लेके आए थे, बिल्कुल होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर, सब एयरपोर्ट पे थे। बिल्कुल, और अब आज गले लग रहे हैं। लेकिन ये मत मान के चलिए कि कल के दिन या कुछ दिनों के बाद ये रिलेशनशिप उतना ही मजबूत दिखेगा जितना आज दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये गुंजाइश नहीं है कि आपका कोई परमानेंट, ये तो बात आपकी ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इंडिया को भी जो डिप्लोमेटिकली बहुत नुकसान हुआ है इनफैक्ट पहलगाम अटैक के बाद, उसमें मुझे लगता है कि हाँ ये एक सिल्वर क्या हुआ हमें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार, अच्छा, जो ट्रंप की बात, हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार हम लोगों को लगातार ही बोल रहे हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ। हमने ये भी देखा कि किसी ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तान को गिल्टी नहीं ठहराया। डिप्लोमेटिकली हम लोगों को भी काफी ज्यादा सेटबैक्स जैसे कहावत कही जाती है, अंग्रेजी कहावत, हिंदी में उसका मतलब ये आरती जी कि दुनिया में जीत और हार होती है, ये हाँ। गलत है बात। या तो जीत होती है या सबक होता है। हाँ, तो सबक हमको भी लेना चाहिए। तो हमें ट्रंप का सबक मिल गया है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में हर दिन समान नहीं होता है। आज अच्छा दिन है। अब ये खबर, ये बड़े इंटरेस्टिंग खबर है। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द हटाने को लेकर सरकार ने संसद में लिखित जवाब दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में ये लिखित जवाब दिया है। लिखित जवाब क्या है मैं आपको बताता हूं। होल्ड। विवाद क्या है, ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जोड़े, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये दोनों शब्द मोरारजी की सरकार आई, मोरारजी भाई की सरकार आई, उन्होंने भी नहीं हटाए। विवाद कहां से आया फिर दोबारा? ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ये जो दोनों शब्द इमरजेंसी में डाले गए थे, ये जो बिल्कुल अनुचित था और इनको हटाने पर विचार करना चाहिए। इस पर सरकार के भी कुछ एलिमेंट्स ने या बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पर बोलना शुरू किया। लेकिन अब क्या कह रही है सरकार? कानून मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ समूह, कुछ ग्रुप्स इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। इनकी सार्वजनिक चर्चा या इस पर एक माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। ना सरकार इस बारे में विचार कर रही है, ना हमारा इन शब्दों को हटाने का कोई इरादा फिलहाल है। ये राज्यसभा में लिखित जवाब है। खामखा की हाय तौबा थी इतनी। सर आपने, सौरभ जी आपने जो अभी बताया दर्शकों को, उसमें एक शब्द था अभी। उस अभी में ही खबर है। देखिए, दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी यही कहा था कि इस पर एक राष्ट्रव्यापी विमर्श होना चाहिए कि क्या उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। सरकार से जब भी आप पूछोगे, सरकार कहेगी कि अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिए। तो सरकार का ये जवाब, ये तो लिखित उत्तर उसी किसी प्रश्न के जवाब में दिया होगा अर्जुन राम मेघवाल जी ने। लेकिन मुझे लगता है कि इस शब्द पर सचमुच गंभीरता के साथ पूरे देश में विचार विमर्श होना चाहिए, जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा। और विमर्श तो किसी भी विषय पर होना चाहिए। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मैटर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कोट किया गया है और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर यह कहा था कि जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसको कम्युनिस्ट चश्मे से मत सोचिए, ना देखिए। सोशलिज्म का मतलब एंटी कैपिटलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी चल सकता है और सोशलिस्ट भी हम हो सकते हैं। और दूसरा, जहां तक सेक्युलर की बात है तो ये तो भारत की आत्मा में। लेकिन सौरभ जी एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा को तो हम मान लेते हैं बड़ा आसानी से, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू धर्म के बारे में परिभाषित करता है कि वो एक जीवन जीने की शैली है, तो उसको नहीं मानते। ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, इसलिए इस पर विमर्श की आवश्यकता। बताइए, ये मामला खत्म हो जाएगा इसके बाद? मुझे लगता है लगभग खत्म है। देखिए, अटल जी बिहारी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, पहली बार तो 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने, और जब 99 में बने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या आप संविधान के ये शब्द हटाने वाले? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये दोनों शब्द भूजल की तरह संविधान में बहते हैं और कुछ काम
काले दिनों में होते हैं, लेकिन काले दिनों में किया गया सारा काम काला नहीं होता है। अच्छा, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। अटल बिहारी ने बहुत स्पष्ट उस समय ये बात कहा था, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम इस पे विचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अगर लगता तो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है, संविधान उन्होंने तो संहिता बदल दी पूरी, हर काम का कोई समय तमाम होता बदल है दिया उनके। नहीं आप तय मानो ये नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में नहीं करने वाली। प्रधानमंत्री मोदी को अगर लगता है कि हटाना है तो यह प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्य, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बहुमत की और बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले कार्य में कर लेते हैं। सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि इस पर सरकार किसी तरह का विचार नहीं करेगी। अभी जरूर कहा है, लेकिन तय मानो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चैप्टर क्लोज हो चुका है। एक लाइन बस खाली इसमें जोड़ देता हूं, उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया था। बस चलिए आगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति को लेकर के जितने नाम चले, आज हमारे पैनल में 3 ऐसे मेहमान हैं जिनसे इस विषय पर बात नहीं हुई। समीर जी से तो रोज हो रही है इस पर, लेकिन कोई नया नाम होगा तो समीर जी भी बताएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक का क्या सोचना है ये मैं आपको बता सकता हूं। आज खबर ये आई कि इंडिया ब्लॉक ने ये तय किया है या ऐसा सोच रहा है कि हम एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार दें, क्योंकि कई बार हुआ है ऐसा पहले भी कि भाई 2 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहे, ये एक एनडीए का उम्मीदवार हो और एक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो। विपक्षी दलों का ये मानना है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, वो ये मानते हैं, लेकिन फिर भी एक संदेश देने के लिए, अपने वोटरों को संदेश देने के लिए हमें इस चुनाव को लड़ना चाहिए। तो ये भी जो एक चर्चा शुरू हुई थी कल, और ये रेवंत रेड्डी के बयान से ही शुरू हुई थी कि अगर ये बंडारू दत्तात्रेय को बना दें एक तेलुगु भाषी को, तो मैं अपने नेतृत्व से बात करूंगा कि आप भी समर्थन कर दीजिए। अब ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इलेक्शन तो होगा। वैसे विपक्ष ने साल 2012 में जसवंत सिंह, साल 2017 में गोपाल कृष्ण गांधी और 2022 में मार्गरेट अल्वा को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। दोनों सदनों की प्रभावी संख्या इस वक्त 782 है और वीपी पोस्ट के लिए चुनाव के लिए जीतने वाले पक्ष को चाहिए 392 वोट, बशर्त ये सारे जितने उस वक्त हाउस जितने अभी स्ट्रेंथ हम मान के चल रहे हैं वो सब के सब वहां पर हों। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग, आपका कोई फेवरेट नाम या आपको लगता हो कि ये नाम आगे जा सकता है इसमें? सौरभ जी, सुनने में तो आया है कि शशि थरूर का नाम बहुत चल रहा है। किस साइड से? ये आपको आश्चर्य होगा कि ये तो बीजेपी वाले ही ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे तो मालूम है। तो एनडीए के नॉमिनी शशि थरूर होंगे आपको लगता है? हाँ, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर तो कोई कंसेंसस है दोनों तरफ से, तो हो सकता है कि नहीं। वो होगा नहीं लगता। लेकिन मुझे एंड में लग रहा है कि सरप्राइज ही होगा इस बार भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो यूएसपी है, वो सरप्राइज देते हैं। बैल साहब, आपने कोई नाम सुने? जी, नाम तो मैंने नीतीश जी तक का भी सुना है और शशि थरूर का भी सुना है, लेकिन मेरी अपनी फीलिंग है कि मोदी जी कभी भी अपनी बात किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं। एक टोटली सरप्राइज, पूछिए आप। सरप्राइज्ड रिजल्ट आता है और आप देखिएगा नाम बीजेपी से ही होगा और ऐसा होगा जो हम लोग गेस नहीं कर सकते। होगा बीजेपी का। अदन जी? मैंने कुछ नहीं सुना है सर, मैंने कोई नाम नहीं सुना मैंने कि, लेकिन ये जो INDIA गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रयास जरूर किया जाएगा कि इससे एक यूनाइटेड फ्रंट होने का, किसी तरह जो खंड पाखंड बिखर गया है ये अपना INDIA गठबंधन। भाई केजरीवाल जी तो अलग ही हो गए, बिल्कुल हो गए। केजरीवाल जी भी खड़े कर सकते हैं अपने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रीय पार्टी है वो, जो भी आर्यता होगी उसमें कहीं कोई पार्टी मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन अगर ऐसा सोच रहा है तो वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक दिखावे के लिए है। ये तो वो जानते हैं कि हम हारेंगे, और एक उससे ये हो जाएगा कि सारे दल एक साथ हैं, एक संदेश। एनडीए का कोई नाम सच में नहीं बताने वाले आप? सर मैंने कोई नाम सुना ही नहीं है सर। इंडिया गठबंधन से, कि आपको खबर दे दूं, शरद पवार से पूछा गया है। अच्छा, शरद पवार से पूछा गया है कि क्या आप इंडिया गठबंधन के मतलब एक उम्मीदवार बन सकते हो? शरद पवार के पास कहा गया भी, शरद पवार ने कुछ जवाब नहीं दिया है।
और जब तक इंडिया की सवाल की बात है, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि भाई मतलब मुझे हैरानी ये है कि राष्ट्रपति का होता तो मैं मान लेता। उपराष्ट्रपति के लिए अब तो क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते। उपराष्ट्रपति बन गए तो ठीक है, कम से कम 5 तक पहुंच ही गए। जहां तक इंडिया गठबंधन के सवाल है तो सर प्रधानमंत्री मोदी सबके सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। ये बात तो क्या सही है। एक खबर आपको मैं और देता हूं, आज इंटरनेशनल खबरों में इसकी बड़ी चर्चा है, वैसे तो 2 हैं लेकिन समय कम रह गया। थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई हुई है, आपने सुना होगा ना। और वो लड़ाई हुई है किस लिए? वो मंदिर को लेकर लड़ाई हुई है। शिव जी का 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है जो कि बिल्कुल उनकी सीमा पर है, और उसको लेकर के झगड़ा इनका बहुत सालों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है। और ये बीमारी भी जो है पश्चिम वाले दे करके गए थे, यहाँ शायद फ्रांस ने दी थी, हमारे यहाँ बीमारी जो है वो अंग्रेज, ये ब्रिटिशर्स दे करके गए थे। किसी ने बैठ करके एक मैप देखा और काट दी लकीर, यहाँ से बीच में ये कंबोडिया, ये थाईलैंड। अब वो दोनों देश लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी उसको आप मान लीजिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी सीमा के अंदर आना चाहिए, लेकिन इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया, उसने ये अवार्ड कर दिया कंबोडिया को। अब उसके आसपास कुछ 4.5 हेक्टेयर जमीन भी है, उसको लेके झगड़ा अभी भी चल रहा है। तो एक ने तोप चला दी, दूसरे ने F-16 फाइटर जेट वहां पर भेज दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सौरभ जी। ये फ्रांस की कॉलोनी थी 1907 में, इसका एक मैप था जिसमें उन्होंने सब कुछ तो कर दिया डिमार्केट, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जगह है एमरल्ड ट्रायंगल, लेकिन वो जो एमरल्ड ट्रायंगल उस समय नाम नहीं आया, ये नाम 2000 के बाद आया, लेकिन उस एरिया को इन्होंने जो कॉमन एरिया की तरह रखा, जैसे कि चाहे वो थाईलैंड है, कंबोडिया है या फिर लाओस, ये 3 कंट्रीज उसमें आते हैं। 2011 के अंदर यहाँ पे फिर झड़प हुई थी, और ये हमेशा रहा है टेरिटोरियल एम्बिशंस के अंदर दोनों कंट्रीज का। इस बार भी जो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे जो अहम बात आ रही है, कंबोडिया ने 25 टूरिस्ट को भेजा था अपने आर्मी सोल्जर्स के साथ, तो उन्होंने वहां जाके क्या किया, उन्होंने कंबोडियन नेशनल एंथम को प्ले करना शुरू कर दिया, बोलना गाना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उकसाने का इशू था। उसके बाद आपको याद होगा, इसमें 2 चीजें कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने उनके फेवर में दी थी कंबोडिया के। लेकिन जब ये अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, इसमें कहा जा रहा है इवन चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन इस पूरे एरिया को अपनी टेरिटरी, एक्सटेंडेड टेरिटरी देख के समझता है, और कंबोडिया उसके क्लोज है, और कंबोडिया ने उकसाया है थाईलैंड को अटैक करने। बस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरती जी का बिल्कुल मैम 10 सेकंड में कमेंट चाहिए आपका, नाइंसाफी है स्टिल। फ्रांस कह रहा है हम गाजा को इस बार, फिलिस्तीन को इस बार मान्यता दे देंगे यूएन जनरल असेंबली के सेशन के अंदर। इस बार अमेरिका ने और नेतन्याहू ने, इजराइल ने खूब कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत तो ऑलरेडी मानता है पैलेस्टीनियन स्टेट को, टू नेशन थ्योरी को मानता है। देखिए, भारत का स्टैंड जो है मॉरलिस्टिक है, और हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि इजरायलियों को पूरा अधिकार है कि वो रहे, और इजराइल की जो स्टेट है पूरा अधिकार है वो रहे, लेकिन साथ ही साथ जो गाजा में लोग रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, उनको भी पूरा अधिकार है कि उनके पास अपनी स्टेट हो और वो रहे। और मुझे लगता है कि ये अगर यूरोप में आज मैक्रोन बोल रहा है और बाकी अगर लीडर भी खड़े हो जाते हैं, तो नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल यूके ने भी सपोर्ट किया है गाजा पैलेस्टीनियन स्टेट के समर्थन में उन्होंने बिल्कुल, और वो सही भी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुक्रिया। आज समय इतना ही था। आरती जी बहुत शुक्रिया आपका, एयर कमांडर साहब, शुक्रिया आपका, समीर जी, अरन जी, बहुत धन्यवाद।